खुद से फरार था, न इरादा सफ़र का था, लेकिन मेरे बदन पे लिबादा सफ़र का था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, प्यारे नाज़रीन, सबलाइम ब्रिटेक में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि दबिस्तान पेशावर जो है इल्म और अदब के हवाले से अपना अलहदा नाम और मकाम रखता है, और दबिस्तान पेशावर की एक और अज़ीम शख्सियत, एक और अज़ीम राइटर के साथ आज आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिन्होंने अपने लिए अलहदा राह मुतय्यन की और अलामती तहरीरें उनकी हैं। इसके अलावा शायर भी हैं, अदीब भी हैं। मुझे उम्मीद है यकीनन जो है तो आपको उनसे मिलकर खुशी होगी। आइए मुलाकात करते हैं यूसुफ़ अज़ीज़ ज़ाहिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? शुक्रिया। आजकल तो मुझे पता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और आपका बहुत शुक्र है कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। थोड़ा सा बस मसला है मेरे साथ, किडनी के प्रॉब्लम है। अल्लाह आपको सेहत दे। लंबा हो गया है थोड़ा सा, अल्लाह सेहत दे जी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, तो अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी हो रही है। सही है जी। नाज़रीन, यूसुफ़ अज़ीज़ ज़ाहिद साहब न सिर्फ बेहतरीन शायर हैं, बल्कि उसके साथ साथ ज़बरदस्त किस्म के जो हैं तो अफ़साना निगार भी हैं, और इनकी किताबें जो हैं मैं आपके सामने जो है तो डिस्प्ले करता हूँ जी। सर ये ज़रा नाम लेते जाएँ ताकि इनके बारे में थोड़ा सा। शहर नापुरसां है, शायरी का मजमूआ है मेरा, और ये बहुत देर में आया, 2024 में आया। इसे बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन बहरहाल हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है। तो ये शायरी का मजमूआ है मेरा, शहर नापुरसां जी। अच्छा। और ये मेरी पहली अफसानों की किताब थी। लायानियत की भीड़ में ये 1994 में मंजर आम पर आई थी, और ये लाहौर से छपी थी, और वहीं इसके फंक्शन भी हुए थे, रावलपिंडी में भी फंक्शन हुए थे। और मुझे याद है मैं कराची गया था तो ये कुछ किताबें साथ ले गया था, तो वहाँ भी एक फ़ंक्शन हुआ था। तो ये किताब जो है बड़ी दूर तक गई है, इंडिया भी गई है ये किताब, और दूसरे शहरों में भी, दूसरे ममालिक में भी गई है, और इसकी मेरे पास सिर्फ यही एक कापी बची है। अच्छा। और वो भी मैंने किसी से मुस्तार ली हुई है। अच्छा। यानी मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने एक अपने दोस्त से रिक्वेस्ट की तो वो मुझे दे गए। तो ये पहली किताब थी, और इसको अब्बासीन अवार्ड भी मिला है। माशाल्लाह जी। और इसके अलावा ये दूसरा शेरी मजमूआ है, ये अफसानी मजमूआ है। ये 2014 में मंजर आम पर आया, और इसको भी अब्बासीन अवार्ड मिला है। इसकी पहली रूनुमाई जो हुई है वो रावलपिंडी में हुई है, दूसरी लाहौर में हुई है, फिर तीसरी जो है वो पेशावर में इबादत अस्पताल में हुई थी, सिंडिकेट ऑफ राइटर्स और होरिज़न के इश्तराक से। फिर हल्का रबाब ज़ौक़ में हुई है, और इसको भी अब्बासीन अवार्ड मिला है। मेरी तीनों किताबों को अब्बासीन अवार्ड मिला। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा सर की जो है तख्लीक़ात जो हैं वो यूनिक है। मैं सर से पूछूंगा, सर ये रोशनदान जो है उससे तो रोशनी आती है और ठंडी हवा आती है, आपके रोशनदान में अंधेरा क्यों है? अलामती अंदाज़ है। देखें, रोशनदान जो है वो रोशनी का इस्तारा है। से आप रोशनदान का नाम लेंगे तो आपके ज़हन में रोशनी ही आएगी, या असल में हम रोशनदान कहते हैं, लेकिन ये हवा की वो है कि कमरे में हवा आए से। तो एक तरह से मैंने दो मतालिब इसके लिए हैं। एक तो ये कि रोशनी कैद हो गई है से, और रोशनदान में अंधेरा हो गया है। दूसरा ये है कि हब्स बहुत ज़्यादा हो गया है। और मेरे जो इस मजमूए में अफसाने हैं वो ज़्यादातर ये जबर के हवाले से हैं, हब्स के हवाले से हैं। जबर मैं वो नहीं कहता कि ये हुकूमती जबर है, ये देखें माशी जबर भी है, माशरती जबर भी है, किसी हद तक जिनसी जबर भी है। हमारे यहाँ जो है हम अपने बच्चों को जिन्स की तालीम देते ही नहीं हैं, जिससे वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं। अगर हम ये तालीम देते रहें तो शायद
ये जो बेरा रवि है ये कम हो। और मेरा ख्याल है इस्लाम भी मना नहीं करता। जी, तालीम देनी इस्लाम चाहिए। में तो देखें जो अहादीस हैं वो 50% जिन्स के हवाले से ही हैं, और आपको वो ये बताते हैं कि इस तरह इस तरह इस तरह। और मैंने कोशिश की है कि इस हवाले से मैं यानी कुछ जो लिख सकूं। अफसाने हैं उसमें आपने वो जो दो तीन अफसाने ऐसे हैं जो बिल्कुल जिन्स पर ही सही। मबनी हैं। वैसे कुछ अफसाने हैं, एक रवायती किस्म का अफसाना शब बारात, अच्छा मैंने इसमें पूरा एक डिटेल के साथ जो हमारे यहाँ बिल्कुल होता है, लेकिन वो उस तरह की शब बारात नहीं है। अच्छा वो एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल आज़ाद ख्याल है और मॉडर्न है बहुत, लेकिन उसको कुरान मजीद भी हिफ्ज़ है, अच्छा और वो उससे हरकत भी अजीब व गरीब सरजद होती रहती हैं, सही और वो एक यूनिक किस्म की लड़की है। तो वो अपने आप में कुछ अजीब सा बेसकूनी ये कह लें या बेइत्मीनानी कह लें, वो महसूस करती है। और आखिरी जो सीन है, ये आखिरी जो पैराग्राफ है मेरे इस अफसाने का, उसमें ये है कि वो एक उस संदूक सा होता है, उसमें ख़ुद को बंद करके मर जाती है। अच्छा तो ये शब सही। बारात, सही है। आपने ये मैंने बारात वहाँ ठीक वो जो है ना जी, तो मतलब ये है कि फिर बंदा जब पढ़ता है तो मज़ा आता है, मज़ा आता है जी, और ये बिल्कुल। जो है आहिस्ता आहिस्ता ये अलामतें खुलती हैं। बिल्कुल। अच्छा, लायानियत की भीड़ में ये कौन सी लायानियत है और कहाँ पे है और उसकी भीड़ कहाँ पे है? अच्छा, ये उन्वान जो है ये मैंने बड़ा सोच समझ के रखा था। एक अफसाना था मेरा जो मैंने लिखा, और उसका उन्वान मैंने नहीं दिया था शुरू में जो अफसाने का उन्वान दिया था वो मैंने मिट्टी दिया था। अच्छा, लेकिन फिर बाद में मुझे वो मज़ा नहीं आया। सही। तो जिस वक्त मैं किताब शाया कर रहा था, मेरे जहन में वैसे ही एक फ्लैश सा हुआ कि वहाँ जो करैक्टर है वो मेरे जो पेशा था, मैं जिस पेशे से मुंसलिक था, सही। स्टेट लाइफ में मैं डिप्टी मैनेजर था, तो उस यानी उस इदारे में मैं उस सीट पे काम करता था जहाँ डेथ क्लेम की पेमेंट होती थी। अच्छा, तो उस हवाले से एक किरदार सामने आया, और उस किरदार ने ख़ुद आके कहा कि मैं मर गया हूँ। अच्छा, खुद आके कहा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन मुझे दफन करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह। तो वो मतलब जो इंक्वायरी होती है इंश्योरेंस में, आपको मालूम होगा, तो वो इंक्वायरी के लिए एक शख्स जाता है और वो उसकी बीवी से मिलता है, तो वो कहती है कि वो मर चुका है। तो वो कहता है वही, वो तो मेरे पास आया था। कहता है उसकी रूह आई होगी या कोई और होगा, लेकिन आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे मरा। तो वो उसको बेडरूम में ले जाती है, जहाँ एक बिस्तर पड़ा हुआ है जिस पे मिट्टी है। कहते हैं ये यहाँ मरा है। अच्छा, तो फिर वो जो सारा सिनेरियो था वो मैंने उसको जब पिकअप किया, तो मैंने सोचा कि यार ये एक लायानी बात है। अच्छा, तो मैंने ख़ुद को यानी अपने आप को महसूस किया कि मैं ख़ुद लायानियत की भीड़ में ज़िंदा हूँ या जी रहा हूँ। और फिर मैंने ये उन्वान उस अफसाने को भी दिया और इस किताब को उसको थोड़ा सा आसान करें, क्योंकि क्यूरियोसिटी मेरी भी पैदा हो गई है, और जो अब हमारे नाज़रीन है वो भी ये सोचेंगे कि ये क्या हुआ, वो वाकई ऐसे ही था, वो बंदा मर चुका था, ये अलामती सी बात? ये तो एक अलामती बात थी। अच्छा, ये एक शख्स के पास एक केस आया अच्छा, कि ये शख्स फौत हो गया है। अच्छा, तो अब उसके लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, मसलन वेरिफिकेशन, मसलन डेथ सर्टिफिकेट, अच्छा, मसलन आइडेंटिटी कार्ड, मसलन उसका जो करीबी रिश्तेदार हैं उनमें से किसी एक का बयान। तो वो कोई एक चीज़ भी नहीं मिल रही थी। अच्छा, तो ये शख्स उलझा हुआ था, और इस दौरान उस बेवा के
लेटर पे लेटर आ रहे थे कि भाई आप जिस वक्त इंश्योरेंस करते हैं तो उस वक्त तो बहुत वादे करते हैं और अब पेमेंट के वक्त आप जो है वो लटका रहे हैं, तो इसको, तो वो खुद इंक्वायरी के लिए जाता है, जो इंचार्ज है वो खुद इंक्वायरी के लिए जाता है कि मैं देखूं तो सही कि मसला क्या है। तो जिस वक्त वो वहाँ जाता है और वो सारी चीज़ें अभी जो मैंने आपको बताई कि वो उसके बेडरूम में जाता है तो वो मिट्टी का ढेर पड़ा होता है, तो एक्चुअली तो मिट्टी का ढेर नहीं होता, वो कहीं मर खप गया है। लेकिन ना तो बेवा को पता है, ना उसके रिश्तेदारों को पता है और ना उसके ऑफिस वालों को पता है, वो दफ्तर में भी काम करता था। तो वो जब वापस आता है तो अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि ये शख्स वाकई फौत हो चुका है, लेकिन इसका आइडेंटिटी कार्ड गुम हो चुका है, डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाला कोई भी नहीं है और जो गांव के लोग हैं वो बयान देने से गुरेज कर रहे हैं। मैं इसकी मौत का चश्मे-दीद गवाह। क्या बात है जी। और ये ऐसे है कि अगर इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मुंतबिक करें ना जी, तो ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस जो है तो उसको भी आइडेंटिफाई करता है। बिल्कुल करेगा। सही, इसी हवाले से है ये अफसाना। अगर आप मतलब कभी मौका मिले तो पढ़ें खोलें तो आपको अंदाज़ा होगा। तो ये पहले धूल के नाम से मैंने छाया करवाया था। धूल सही, लेकिन वो मुझे नहीं अच्छा लगा। फिर मिट्टी, वो भी अच्छा नहीं लगा। ये अफसाना मैंने 3 जगह पढ़ा है। एक हल्का रवज़ोक पेशावर में, एक आपको याद होगा इदारा इल्म फ़न होता था शौकत वासी साहब का, वहाँ पढ़ा। एक रावलपिंडी में मुझे बुलाया गया था ख़ास तौर से, रशीद अमजद वग़ैरह या एजाज़ राय ये लोग थे। उन्होंने कहा कि भाई अपना कोई अलामती अफसाना जो नुमाइंदा हो। अच्छा, आपने शौकत वासी का जिक्र किया तो उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है कि शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा ज़माना गुजर गया। तो कैसे महसूस करते हैं? आजकल अल्लाह पाक जो है तो आपको सेहत दे, साहिब फराश हैं, घर में ही रहते हैं और वो रौनकें हैं, वो जो हल्के अरबाब ज़ौक़ और दूसरी जो है मतलब महफ़िलें हैं, वो सब आपसे जो है तो एक तरफ हो गई हैं। तो घर बैठ के नॉस्टैल्जिया तंग करता है कि नहीं करता? बहुत तंग करता है। और आपने कहा तो अभी 2 या 3 दिन पहले शौकत वासी साहब के हवाले से एक पोस्ट लगी थी फेसबुक पे, तो उसमें ये शेर भी था और उसमें एक और शेर भी था और मुझे बहुत पसंद था। और मेरी ऑफ़िस की टेबल पे वो बड़ा बड़ा करके मैंने लिखा हुआ था कि हम ज़िंदगी की जंग में हारे ज़रूर हैं, हम ज़िंदगी की जंग में हारे ज़रूर हैं, लेकिन किसी महाज से पसपा नहीं हुआ। क्या बात है जी। ये शौकत वासी साहब का शेर था और ये वहाँ मौजूद भी था। तो आपने अभी जिक्र किया तो मुझे याद आ गया कि भी 3 या 4 दिन पहले मेरे अब फेसबुक ही रह गया है, या मतलब मोबाइल पे अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले रावलपिंडी से एक ऑनलाइन हल्का अरबाब ज़ौक़ इजलास होता है और उसमें मैं कभी कभी शरीक हो जाता हूँ। कुछ चीज़ें मेरी छपी भी हैं, वहाँ पोस्ट भी हुई हैं और तबसरे मैं बाकायदगी से कर रहा था, लेकिन जब से बीमारी हुई है तो वो यकसुई नहीं होती और फिर तबसरा करने में मज़ा नहीं आता। तो अभी आज मैंने थोड़ा सा एक गज़ल थी और उसमें वो रदीफ़ बड़ी अजीब व गरीब थी। चक्कर में है, तो वो रदीफ़ जो है वो किसी भी मिसरे का साथ नहीं दे रही थी। मतलब रदीफ़ को अलग थलग चीज़ लग रही थी। तो मैंने वो मतलब लिखा, तो वहाँ फिर उन लोगों ने कहा कि बड़ा काबिल ज़िक्र किस्म का आपने नुक्ता उठाया है कि रदीफ़ जो है वो साथ ही नहीं दे रही शेरों का। तो आज मैं बड़ी मुद्दत के बाद वहाँ शरीक हुआ था। थोड़ा सा मुझे वो लगा कि वो गज़ल जो है वैसे ही बस उसने क्या कहते हैं वो आप इनको का वो डन टपाओ वाली बात। सही बात। अच्छा ज़ाहिर साहब, आपकी जो तीसरी किताब जो है ना अभी जो आई है शायरी की ना, जी, तो इस हवाले से भी कुछ बात करते हैं। उसका टाइटल जो है बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये जो है ना जी, तो इसके हवाले से। ये टाइटल जो है वे मैंने और मेरे बेटे ने मिल के बनाया। अच्छा। ये आजकल जो है ना आपको मोबाइल पे हर चीज़ मिल जाती है। सही। तो मोबाइल पे एक प्रोग्राम है अलमीटा। अच्छा।
आप उसमें जाएं और उसको कहें कि मुझे ये चीज़ बना के दो, अच्छा लेकिन वो आपको इंग्लिश में पूरी तफसील लिखनी पड़ेगी। अच्छा। तो मैंने पूरी तफसील लिखी, कुछ मेरे बेटे ने मदद की, क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी को ज़्यादा, क्योंकि उर्दू की तरफ ज़्यादा रुझान था, और उर्दू ही पढ़ी है, अंग्रेज़ी हमने पढ़ी नहीं, बेटे ने अंग्रेज़ी पढ़ी हुई थी। तो बेटे को मैंने कहा कि यार ये बातें तुम लिखो, देखो क्या मंज़र क्या आता है। तो ये मुख्तलिफ आए। तो फिर आखिर में जब मैंने ये एक दोस्त को भेजा कि यार तुम रिकमेंड करते हो इसको, उसने कहा यार थोड़ा सा अलामती कर दो। अच्छा। इसको शहर नापुरसां को, क्योंकि ये उन्वान भी कुछ ऐसा ही है, तो अलामती कर दो। तो फिर उस ये जो आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये इस चेहरे, जी, ये जो है बेटे ने फिर शामिल किए, कुछ मैंने बनाए, कुछ उन्होंने बिल्कुल जी, वो उसकी जो है ना शहर नापुरसां की अक्कासी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा जी, जो आपके अफसाने जो है ना वो तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त है, मगर थोड़े से मुश्किल है हमकारी के लिए ना, और शायरी जो है वो हमने सुनी है आपसे, और आपकी शायरी बड़ी ज़बरदस्त होती है और दिल को अपनी तरफ खींच लेती है। दिलो दिमाग जो है तो शायरी की तरफ जो है तो बिल्कुल अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन जो है उनको थोड़ी सी अपनी शायरी सुनाएं, और शहर नापुरसां से भी, और इसके अलावा भी कुछ अगर हो तो आज मौका भी है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं किताब से, जी क्यों नहीं किताब से पढ़ूँ। बिल्कुल जी, आपकी शायरी जो है ना जी तो वो मैंने सुनी है अलकर बाब ज़ौक़ में भी, मुख्तलिफ़ जगहों पे। ये एक गज़ल है, खुद से फ़रार था न इरादा सफ़र का था। क्या बात है जी। खुद से फ़रार था न इरादा सफ़र का था, लेकिन मेरे बदन पे लिबादा सफ़र का था। वाह वाह वाह, क्या बात। लेकिन मेरे बदन पे लिबादा सफ़र का था, और इस शहर की फसील ने पहचान छीन ली। वाह। इस शहर की फसील ने पहचान छीन ली, जंगल में रास्ता तो कुशादा सफ़र का था। वाह वाह। जंगल में रास्ता तो कुशादा सफ़र का था, और थक कर मैं सो गया था घनी छाँव में मगर। थक कर मैं सो गया था घनी छाँव में मगर, टूटा तलिस्म ख्वाब तो ज़्यादा सफ़र का था। वाह वाह वाह। टूटा तलिस्म ख्वाब तो ज़्यादा सफ़र का था, और बैठा है किसकी आस में रस्तों की धूल पर। वाह 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 वाह। बैठा है किसकी आस में रस्तों की धूल पर, ये मरहला तो ए दिले सादा सफ़र का था। वाह 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 वाह। ये मरहला तो ए दिले सादा सफ़र का था। और शेर है कि मैंने कहा भी था कि शिकस्ता हैं रास्ते। मैंने कहा भी था कि शिकस्ता हैं रास्ते। वाह वाह वाह। लेकिन उसे ही शौक ज़्यादा सफ़र का था। वाह वाह वाह। मैंने कहा भी था वाह 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 कि शिकस्ता हैं रास्ते, लेकिन उसे ही शौक ज़्यादा सफ़र का था, और बेएतबारी ये रहे मंजिल के बावजूद। बेएतबारी ये रहे मंजिल के बावजूद, था उसका हम रकाब के वादा सफ़र का था। उसका हम रकाब के वादा सफ़र का था। वाह वाह वाह। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है जी। ज़ाहिर साहब ये आपसे एक और कलाम भी सुनेंगे इंशाल्लाह, मगर ये कि मैं अब इस तरफ आना चाहता हूँ कि ये हमारी जो मतलब है कि पेशावर दबिस्तान पेशावर है, इस हवाले से यानी बड़े बड़े नाम मोहसिन एहसान, खातिर गज़नवी और रज़ा हमदानी आप बेहतर जानते हैं, और फारिग बुखारी साहब, और ये इतने बड़े बड़े लोग थे। वजह उसकी है कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के एक प्रोग्राम के सिलसिले में मेरा जाना हुआ जी, एक इलाका है बोई हज़ारा में ना जी। तो वहाँ पे आसिफ साकिब साहब ने कहा कि ये मतलब हमारे जो बरसग़ीर पाक व हिंद में जो 2-3 दबिस्तान है ना, उसमें तीसरे नंबर पे कहते हैं कि ये आता है। तो मुझे उस वक्त मेरी आंखें खुली। फिर उन्होंने जब कहा तो मैंने कहा वाकई ये तो बड़ी, तो उस क्यूरासिटी और ज़्यादा मतलब बढ़ गई। तो कुछ ये बताइएगा जी, वो जो रौनकें होती थी, वो जो हमारे बड़े होते थे, वो सारे एक एक करके जा रहे हैं, और पेशावर की डायनामिक्स चेंज हो गई हैं,
वो पिशावरियों का वो हिसाब किताब जो था, मेल जोल और वो, इस पे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आज का जो है टाइम गनीमत हो जाएगा और इसमें आप हमें थोड़ा सा मतलब है कि मैं शुरू करूँगा इस बात से कि देखें, कदीम जो पेशावर था उसमें सिर्फ़ हिंद को ज़ुबान बोली जाती थी और हिंद को कल्चर ही घरों में था। फिर यूँ हुआ कि कुछ लोग बाहर से आने लगे और इस पे कोई पाबंदी तो नहीं है, बाहर एक शहर था और इर्द गिर्द के लोग आए, उनकी ज़ुबान पश्तो थी। सही। तो पश्तो जो है वो गालिब आ गई। सही। हमारी हिंद को जो है पीछे रह गई। बिल्कुल। लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा अपने उन दोस्तों को जिन्होंने 1990 में एक दाग बेग डाली हिंदको के हवाले से, और उसमें जौहर मीर जैसे लोग शामिल थे। सही। और उन्होंने हसाम और भी शामिल था, उसका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। जी जी। और फिर ये थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, औरंगज़ेब गज़नवी साहब, औरंगज़ेब गज़नवी साहब भी थे और दूसरे ये गुलबार में ही रहते हैं, ज़ियाउद्दीन। जी जी। तो इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। सही। तो वो रौनकें फिर बहाल हुई और आप भी उनमें शरीक होते थे। आपको भी याद होगा कि बड़ी अच्छी महफ़िलें जो हिंदको के हवाले से, मुख्तार नैयर साहब थे, खातर गज़नवी साहब थे, इन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। और इसमें रिज़ा हमदानी साहब को हम बहुत बड़ा क्रेडिट देंगे कि उन्होंने मीठे ढंग लिख के हिंदको को आम किया। आप मीठे ढंग मुझे जब दी गई तो मैंने कहा यार मैं पढ़ूंगा कैसे, लेकिन आप यकीन करें कि मैं रुका ही नहीं, मैं पढ़ते ही गया। यानी वो मेरे अंदर जो कुछ था वो उस किताब में था। तो बहुत खूबसूरत किताब है। इस वक्त बहुत दूर पड़ी हुई है, मैं निकाल नहीं सकता, वरना मैं आपको मैं आपको दिखाता और उसमें से कुछ पढ़ के भी सुनाता इंशाल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी फिर इंशाल्लाह। उसमें एक नज़्म थी माँ, और वो कमाल नज़्म किसकी लिखी हुई थी? ये रिज़ा हमदानी साहब, रिज़ा हमदानी साहब की मीठे ढंग में। अच्छा उन्हीं की किताब सारी की सारी। जी जी बिल्कुल। तो उसमें एक और था पेशावर का कल्चर, जिसमें रहती तकताड़ा। अच्छा। जो औरतें आपस में लड़ाई करती हैं और फिर वो सारा दिन लड़ती हैं और आखिर में शाम के वक्त वो एक अलामती सा तवा जो है वो रख देती हैं कि कल सुबह ये तवा हटाएंगे फिर लड़ेंगे। अच्छा। तो वो उन्होंने वो सारा नज़म की सूरत में कंपोज किया। जी, वो नज़म की सूरत में फिर वो आपको याद होगा पुराने पेशावर में गलियों में वो सुबह के वक्त जब बाहर का मौसम होता था तो फूल बेचने वाले आया करते थे, बड़ा लाले। बिल्कुल। तो बड़ा लाले एक नज़्म थी उनकी। अच्छा। तो मतलब मैं कहने का मतलब ये था कि ये 69 या 70 के इर्द गिर्द की बात है। अच्छा। कि ये किताब सामने आई और उस वक्त कोई ऐसी अदबी तंजीम तो नहीं थी जिसका मैं मेंबर हो, थी तो सही, लेकिन मैं अल खिदमत में, तंजीमुल खिदमत थे। अच्छा। उसमें जनरल सेक्रेटरी था और उसके तहत कभी कभी हम अदबी महफिल सजाया करते थे। तो हमने फिर रिज़ा साहब